पिछले एपिसोड में हमने मास्टर जेनरेन के बारे में जाना था, जिन्होंने 3000 साल तक की कल्टीवेशन की थी ताकि वो हेवन में जा सके। लेकिन 3000 साल की कल्टीवेशन उनकी बर्बाद हो जाती है क्योंकि हेवन में जाने से पहले ही उनकी जान जा चुकी थी। उनकी पावर ने उन्हें एक बार फिर से रीइंकार्नेशन तो दिया था, लेकिन अब दोबारा हेवन में जाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मास्टर जेनरेन अपना सारा कुछ छोड़कर एक गाँव में आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद शैनलाओ नाम का एक बच्चा उन्हें मिला था। शैनलाओ एक अनोखे टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, जिस वजह से वो बहुत ही जल्द काफी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएगा। इसलिए मास्टर जेनरेन उसे अपना एक सर्वेंट की तरह बना लेते हैं ताकि कल्टीवेशन में उसकी मदद कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शैनलाओ और बाकियों ने खुद को किंशन सेक्ट में रजिस्टर करा लिया था। तो मास्टर लू जो होते हैं वहाँ पर सारे के सारे नए आए हुए जो डिसाइपल थे उन सभी की क्लास ले रहे होते हैं। वो उन्हें अपने सेक्ट के बारे में बता रहे थे और उन्हें एक टेस्ट लिखने देते हैं कि उन्हें कितनी कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज है। मास्टर लू ने वहाँ पर कहा था कि जितने लोगों को भी यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में जो भी जानकारी है वो सभी जानकारी पेपर पे लिख दें। मैं उन्हें पर्सनली चेक करूंगा और उसके बाद देखूंगा कि किसे कितना आता है। लेकिन जब उनकी नजर पड़ती है जेनरेन के पास तो उन्हें पता चलता है कि मास्टर जेनरेन तो अभी तक यहाँ पर आया ही नहीं। वो क्लास में आज लेट है, जो देखकर मास्टर लू कह रहे होते हैं कि ये जेनरेन कभी नहीं सुधरेगा, ये बिल्कुल यूजलेस बंदा है जो देखो आज क्लास में भी नहीं आया। आखिर मैंने यहाँ पर इस सेक्ट में क्यों ज्वाइन करा लिया, मुझे तो समझ ही नहीं आता। बस शैनलाओ की वजह से उसे इस सेक्ट में ज्वाइन करना पड़ा। मास्टर लू वहाँ पर सारे बच्चों से कह रहे होते हैं, देखो यहाँ पर तुम्हें ना कल्टीवेशन करनी है, कल्टीवेशन में कोई शॉर्टकट नहीं होता और इस कल्टीवेशन के सफर में अगर तुम्हारा साथी अच्छा होना तो वो तुम्हारी भी मदद कर सकता है तुम्हें पावरफुल बनाने में। इसलिए बुरे साथियों से दूर रहें और अच्छे दोस्त बनाया करें। वो यहाँ पर शैनलाओ को ताना मारते हुए कह रहे थे कि तुम्हें जेनरेन के साथ नहीं रहना चाहिए, वो अच्छा इंसान नहीं है, तो तुम्हें कल्टीवेशन करने में वो डिस्टर्ब कर सकता है। शैनलाओ वहाँ पर मास्टर लू की बातों से थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन वो मास्टर जेनरेन को तो ऐसे नहीं छोड़ सकता था। जिसके बाद मास्टर लू जो होते हैं वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं ताकि 1 घंटे बाद आएंगे और देखेंगे कि किसने यहाँ पर किस तरह का टेस्ट लिखा है। उनके जाने के बाद सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ पर सेक्ट में तो ये भी रूल है ना कि हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर कुछ चीज नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों सब आपस में मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं इस टेस्ट को पूरा करने में। कुछ लोगों का जो यहाँ पर डाउट था अपने टेस्ट को लेकर, तो वो लोग यहाँ पर शैनलाओ के पास आते हैं और उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि हमने जो यहाँ पर आंसर लिखा है वो सही है या फिर गलत। हमने अपने मन से ही आंसर लिखा है। जिस पर शैनलाओ उन्हें बता रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारे आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ी है और जो भी गड़बड़ी होती है वो वहाँ पर उन्हें ठीक करके दे रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें जेनरेन ने यहाँ पर शैनलाओ को पहले से ही बता दी थी सेक्ट में आने से। इस वजह से कल्टीवेशन का बेसिक तो शैनलाओ को बहुत ही परफेक्ट तरह से आता है। मिस्टर जू जो था वो शैनलाओ को देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि ये तो शैनलाओ काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मानना पड़ेगा इसे। इसकी उम्र छोटी है लेकिन कल्टीवेशन में इसकी अंडरस्टैंडिंग ना बड़े बड़ों से भी ज्यादा है। मेरे ख्याल से ज्यादा दिन नहीं लगेगा इस शैनलाओ को मॉर्टल से इमॉर्टल बनने में। ये कुछ ही दिन के अंदर कल्टीवेटर बनते हुए ये इमॉर्टल बन जाएगा। इसलिए मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगा इस शैनलाओ को अपना दोस्त बनाने में। मैं कैसे भी करके यहाँ पर शैनलाओ को अपना दोस्त बनाना ही चाहता हूँ ताकि उसके जरिए मैं भी अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ा सकूं। मुझे लगता है ना कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ शैनलाओ का दोस्त बनने के लिए, वो मुझे मना भी नहीं करेगा। शैनलाओ वहाँ पर सारे के सारे जो स्टूडेंट लोग थे उन सभी से कह रहा होता है कि देखो मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ ना, ये सारा का सारा आंसर मुझे पहले से मेरे मास्टर जेनरेन ने बता दिया था। इसी वजह से मैं आप लोगों के सवालों का इतना अच्छी तरह से जवाब दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे मास्टर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। तब वहाँ पर मिस्टर जू आता है। वो वहाँ पर आने के बाद शैनलाओ से कह रहा था कि शैनलाओ तुमने आज सुना ही होगा ना कि मास्टर लू क्या करके गए हैं कि हमें अच्छे इंसान से दोस्ती करनी चाहिए। जब तुम्हारे दोस्त अच्छे रहेंगे तो वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं कल्टीवेशन वगैरह में। तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। मैं यहाँ पर ना काफी पुराना डिसाइपल हूँ और काफी लोग ऐसे हैं जो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी अच्छे इंसान की तलाश में था जो मेरा दोस्त बनने के लायक हो। तुम मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगते हो, तो क्या हम दोनों यहाँ पर अपनी दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं क्या। लेकिन शैनलाओ कहता है नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। जो काम मुझे मेरे मास्टर जेनरेन करने कहेंगे मैं वही करूंगा, उनके परमिशन के खिलाफ मैं कभी नहीं जा सकता। मिस्टर जू कह रहा था कि अरे यार जरा तुम खुद को तो देखो, तुम पैदा ही कितने अच्छे टैलेंट के साथ हुए हो, तुम्हारा फ्यूचर भी कितना ब्राइट है, लेकिन आखिर तुम उस जेनरेन जैसे घटिया इंसान के पीछे क्यों पड़े रहते हो। उसके पास तो ना ही कल्टीवेशन पावर ना ही कोई नॉलेज है। तुम्हें उस जैसे इंसान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम जितना उससे दूर रहोगे ना इसमें तुम्हारा ही फायदा है, वरना उसके साथ रहने पर तुम आगे चलकर उसी की तरह लूजर बन जाओगे। ये सुनकर तो शैनलाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मिस्टर जू से कहता है कि अपनी जुबान संभाल के बात करिए, आप मेरे मास्टर के बारे में इस तरह से बातें नहीं कर सकते। यहाँ पर जो भी मैं चीज यहाँ के स्टूडेंट लोग को सिखा रहा हूँ ना वो सब मेरे मास्टर ने मुझे पहले से सिखा दी थी। मेरे मास्टर इतने पावरफुल है कि वो अकेले पूरी उंगली में इस पूरे सेट को नचा सकते। तुम लोगों ने क्या समझ के रखा है मास्टर को। ये सुनकर सारे के सारे लोग हैरान थे कि क्या सच में तुम सच कह रहे हो। जेनरेन जैसा लूजर इंसान ने तुम्हें कल्टीवेशन का बेसिक सिखाया और उसकी वजह से तुम आंसर दे पा रहे हो क्या। नहीं, हमें
तुम्हें झूठ लगता है ये बात? तुम्हारा मास्टर अगर इतना ही पावरफुल है ना तो जरा उसे दिखाने बोलो, वो जरा हमें अपनी पावर दिखाए, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा मास्टर जो है ज़ेनरेन वो कोई लूजर नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। लेकिन युनशन कह रही होती मुझे तो ज़ेनरेन पे पूरा भरोसा है कि ज़ेनरेन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। मैं पहली बार ही उसे देखकर समझ चुकी थी कि कोई मामूली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ज़ेनरेन आ जाता है। ज़ेनरेन वहाँ पर आने के बाद शनलाओ से कहता है कि शनलाओ मेरे साथ चलो, घर का जो स्टोव है ना वो खराब हो गया है इसलिए मैं खाना गर्म नहीं कर पा रहा, तो तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना होगा। जिस पर शनलाओ कहता है ठीक है मास्टर मैं आपके साथ अभी चल। मिस्टर जू वहाँ पर ज़ेनरेन से कहता है कि अबे यार तू क्या समझता है खुद को, जरा अपनी कल्टीवेशन पावर देख और इस बच्चे को देख, ये पैदा टैलेंट के साथ हुआ है और इसका फ्यूचर ब्राइट है। आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने पावरफुल और अच्छे फ्यूचर वाले बंदे को अपना नौकर बनाने की, तो खुद को समझता क्या है। शनलाओ मिस्टर जू से कहता है कि देख यहाँ पर मेरे मास्टर के सामने ना उनकी बुराई मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अगर तूने मास्टर के बारे में एक भी और वर्ड कहा तो। मिस्टर जू कह रहा था कि चलो शनलाओ तुम यहाँ पर कह रहे थे ना कि तुम्हें ही तुम्हारे मास्टर ज़ेनरेन ने कल्टीवेशन का बेसिक सिखाया है, तो देखो यहाँ पर और भी कई सारे स्टूडेंट लोग हैं, अगर तुम्हारे मास्टर को इतना ही कल्टीवेशन के बारे में नॉलेज है ना तो यहाँ पर खड़े जितने भी स्टूडेंट है हर एक का डाउट वो क्लियर करके दिखा दे। अगर वो क्लियर करके दिखा देता है ना तो मैं मान जाऊंगा कि तेरा मास्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा है। शनलाओ मास्टर ज़ेनरेन से कहता है कि मास्टर आप करके दिखाएंगे ना, ये लोग आपकी कितनी ज्यादा बुराई कर रहे थे, ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपको यहाँ पर इन सभी को दिखाना होगा कि आप क्या कर सकते हैं। ये सुनकर ज़ेनरेन वहाँ पर शनलाओ से कहता है ठीक है जब तुम इतना ही कह रहे हो ना तो मैं यहाँ पर सारे लोगों के डाउट क्लियर कर देता हूँ और जो भी ये लोग पूछेंगे मैं उनके बारे में उन्हें बता दूंगा। ज़ेनरेन वहाँ पर सारे खड़े स्टूडेंट लोग से कह रहा था ठीक है आप लोग यहाँ पर अपना अपना डाउट लेकर आ सकते हैं, मैं सारे के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर सबसे पहले युनशन जो होती है वो ही ज़ेनरेन के पास आती है और अपना टेस्ट दिखा रही होती है कि देखो मैंने यहाँ पर इसे लिखा है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप इसे सही करके बता दो। ज़ेनरेन वहाँ पर कह रहा था कि तुमने यहाँ पर तो डायरेक्ट ये लिख दिया है कि उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए किस तरह की कल्टीवेशन लेवल की जरूरत होती है, तुम्हें अभी से ना इतने आगे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें सबसे पहले बेसिक को क्लियर करना होगा, उसके बाद ही तुम्हें आगे के बारे में सोचना है। डायरेक्ट तुम आगे के बारे में सोचोगी ना तो तुम्हारा बेसिक पे ध्यान नहीं जा पाएगा। वो कुछ बेसिक कल्टीवेशन के बारे में लिख कर युनशन को दे देता है, जो देखकर मिस्टर जू वहाँ पर कह रहा था कि लगता है ना ये ज़ेनरेन यहाँ पर घर पे गया होगा और कुछ कल्टीवेशन से जुड़ी किताबें पढ़ ली होगी और उसे में से कुछ सवाल आ गया होगा, तो यहाँ पर इसने जवाब दे दिया, देखता हूँ कि बाकी लोगों का कैसा जवाब दे पाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है, वो भी वहाँ पर अपना डाउट ज़ेनरेन के पास लेकर आया हुआ था। उसका डाउट ये था कि धर्मा बॉडी बनाने के लिए क्या हेवन और अर्थ की पावर लगती है। ज़ेनरेन उसे वहाँ पर बता रहा होता है कि देखो तुम ना सबसे पहले धर्मा बॉडी के बारे में गलत समझे हो, धर्मा बॉडी को क्लियर तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हें तुम्हारा बॉडी के ऊपर और तुम्हारे माइंड के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये दोनों में अगर तुम परफेक्ट होना तो उसके बाद तुम्हें हेवन और अर्थ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब ये चारों चीजें आपस में परफेक्ट तरह से मिलेगी ना तो उसके बाद ही तुम यहाँ पर धर्मा बॉडी को क्लियर तरीके से बना पाओगे, उसके बगैर इस चीज का इस्तेमाल करना बिल्कुल बेवकूफी होगी। धर्मा बॉडी के बारे में ज़ेनरेन को जितनी भी जानकारी थी वो सब जानकारी एक पेपर पे लिखकर उस बंदे को दे देता है। इस चीज को देखकर तो अब वहाँ पर मौजूद जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी भाग भाग कर ज़ेनरेन के पास आते हैं और अपना डाउट लेकर आ चुके थे कि देखो मास्टर ज़ेनरेन हमें ये डाउट है, हमारा ये डाउट क्लियर कर दो। हर एक का डाउट ज़ेनरेन वहाँ पर लाइन बाय लाइन क्लियर करते जा रहा था, जो देखकर तो मिस्टर जू के वहाँ पर पसीने छूट जाते कि यार सच में ये तो सबके डाउट क्लियर करते जा रहा है। वो एक बंदे की टेस्ट पेपर को छीन लेता है जिसपे ज़ेनरेन ने आंसर लिख कर दिया था। आंसर देखने के बाद तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि यहाँ पर तो इसका आंसर इतना परफेक्ट कि इसके जितना परफेक्ट यहाँ पर कोई मास्टर वगैरह भी नहीं दिख सकता। तभी वहाँ पर मास्टर लू भी आ जाते हैं जो सभी से कहते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इतनी भीड़ लगा के क्यों खड़े हुए हो। सारे लोग मास्टर लू को बता देते हैं कि यहाँ पर ज़ेनरेन जो है वो हमारे डाउट को क्लियर कर रहे थे। मास्टर लू हैरान था कि ये यूजलेस बंदा तुम लोगों का डाउट कैसे क्लियर कर सकता है। वो भी एक बंदे का टेस्ट पेपर लेते हैं जिसको मास्टर ज़ेनरेन ने वहाँ पर क्लियर किया था। उसे देखकर तो मास्टर लू की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे सच में यहाँ पर तो इसने ज़ेनरेन ने कमाल ही कर दिया, इतनी परफेक्ट बॉडी की अंडरस्टैंडिंग ऐसे यूजलेस बंदे के पास थोड़ी ना होती है। इतना परफेक्ट तरीके से बॉडी को अंडरस्टैंड तो मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। मास्टर लू वहाँ पर अपनी इज्जत बचाने के लिए कह देता है देखो सारे लोगों को यहाँ पर टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि ताकि वो लोग अपने दिमाग को चलाएं और ये देखा जा सके कि वो कल्टीवेशन के बारे में कितनी चीजें जानते हैं। यहाँ पर दूसरे की मदद लेना थोड़ी ना सही होता है। तब ये सुनकर ज़ेनरेन जो होता है मास्टर लू से कहता है कि ये तरीका बिल्कुल ही घटिया है। जब बच्चे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी नहीं और डायरेक्ट उसका टेस्ट लिया जाएगा तो बच्चा थोड़ी ना कभी आगे बढ़ पाएगा। जो सुनकर तो मास्टर लू को गुस्सा आ जाता है। वो ज़ेनरेन से कहते हैं आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम कोई लीडर हो यहाँ के क्या, जो यहाँ के रूल को और यहाँ के पढ़ाने के तरीकों को गलत कह रहे हो। देखो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। तभी वहाँ पर का मौसम पूरी तरह से बदलने लगता है।
क्योंकि आज ही के दिन सिस्टर जाओ जो थी उसने अपने मिड लेवल को ब्रेक थ्रू करते हुए लेट स्टेज में पहुंच चुकी थी, जिस वजह से उसे आज वो स्वॉर्ड मिली थी जो सेट की तरफ से दी जाती है और उसे आज कंट्रोल करना था। स्वॉर्ड को कंट्रोल करने का सिस्टर जाओ का पहला दिन होता है। इसी वजह से सेट के सारे लोग बाहर आकर देखते हैं कि यहाँ पर सिस्टर जाओ स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाती भी है या फिर नहीं। पहली बार सिस्टर जाओ स्वॉर्ड पे खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी तरीके से उसे कंट्रोल कर पा रही थी। मास्टर लू भी ये चीज देखकर एकदम हैरान रहते कि वाह, ये जाओ तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जब मैंने पहली बार फ्लाइंग स्वॉर्ड पे चढ़ना शुरू किया था ना, तो मैं तो सीधा पहाड़ से टकरा गया था और मैंने अपनी हड्डियां तक की तुड़वा ली थी। लेकिन जाओ को तो देखो, ये कितना अच्छे से स्वॉर्ड को बैलेंस कर पा रही है। जेनरन भी वहाँ पर सिस्टर जाओ को देख रहा होता है। जहाँ पर भी थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता, सिस्टर जाओ वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को बैलेंस कर लेती। इस वजह से वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्वॉर्ड को कंट्रोल करना सीख गई थी। सारे लोग यहाँ पर सिस्टर जाओ को कांग्रेचुलेशन कर रहे होते स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के लिए। सारे लोग सिस्टर जाओ को देख रहे थे, लेकिन मास्टर लू तो बस यहाँ पर जेनरन को देख रहा होता है। वो कह रहा था कि जहाँ तक कि मुझे लगता है ना कि मैं यहाँ पर इस जेनरन को समझ नहीं पा रहा। कोई मामूली सा यूजलेस बंदा बॉडी की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे रख सकता है? मेरे ख्याल से ना ये अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदा होगा जो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ पर रह रहा है। वरना ऐसा बंदा मैंने अपने कल्टीवेशन के सफर में, यहाँ तक कि मैं करीब 100 साल से ज्यादा तक के जिंदा हूँ, लेकिन अभी तक कि इस तरह से बंदे से नहीं मिला था जैसा कि ये जेनरन है। मेरे ख्याल से अगर ये जेनरन सिस्टर जाओ को प्रैक्टिस में मदद करे ना, तो वो और अच्छे से एडवांस हो सकती है और वो भी यहाँ से हेवन में जाने की कोशिश कर पाएगी। लेकिन उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मास्टर चाहिए जो कि हाल फिलहाल तो हमारे पास मौजूद नहीं है सिवाय इस जेनरन के। लेकिन इससे मुझे बात करने का मन नहीं करता क्योंकि ये एनी टाइम बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। इतना एरोगेंट बंदा है जिसकी कोई हद नहीं। अभी मैं इससे बोलूंगा भी ना कि ये जाए और सिस्टर जाओ को सिखा दे तो उल्टा ये मुझे ही चिल्लाने लग जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर सेट की इज्जत बचाने के लिए मुझे तो बोलना पड़ेगा ही। इसलिए मास्टर लू वहाँ पर बहाना बनाते हुए जेनरन से कह रहा होता है कि देखो, तुम यहाँ पर ना बच्चों को सिखा रहे थे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पहले ना हमारे सेट की कल्टीवेशन लेवल और हमारे सेट में किस तरह से स्टूडेंट को सिखाया जाता है वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद तुम यहाँ पर बच्चों को सिखा सकते हो, यहाँ तक कि सिस्टर जाओ को भी सिखा सकते हो। बस बात को घुमा फिरा कर मास्टर लू जो था वो जेनरन से कह रहा था कि जेनरन यहाँ पर इस चीज के लिए मान जाए। लेकिन जेनरन कहता है आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारे सेट की कल्टीवेशन लेवल के बारे में क्यों ही सीखूंगा? तुम्हारे पास कोई ऐसा मास्टर नहीं है क्या जो सिस्टर जाओ को यहाँ पर सिखा दे? अगर ऐसा मास्टर ही नहीं है तुम्हारे पास तो सेट को खोल के क्यों रखे हो? इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। जो सुनकर मास्टर लू कहता है मुझे पता ही था कि ये खड़े खड़े दोबारा मेरी बेइज्जती करके जाएगा, और देखो मेरी बेइज्जती करके ये चला गया। जेनरन के जाने के बाद मास्टर लू बस वहाँ पर सोच रहे थे कि न जाने ये जेनरन इस किंशन सेक्ट के लिए एक मसीहा बनकर आया या फिर तबाही बनकर आया। ये तो हमें फ्यूचर ही में पता चलेगा कि आगे चलकर जेनरन हमारी मदद करता है या फिर हमारे खिलाफ ही हो जाता है। इसके बाद जेनरन जो था वो अकेले ही घर में रहना शुरू कर देता है क्योंकि सुबह से रात तक के शेनलाओ सेक्ट में अपना प्रैक्टिस करने के लिए जाता था। जेनरन ने अपना अकेले ही रहकर घर का काम वगैरह करना सीख लिया था। वो बिल्कुल भी दोबारा कल्टीवेशन करना नहीं चाहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो फिर से मेहनत किया और अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो वो दोबारा से 3000 साल की मेहनत को बर्बाद कर देगा। ऐसे ही यहाँ पर रहते रहते एक दिन मास्टर लू जो होता है वो दोबारा से जेनरन के पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम चाहो तो हमारे सेक्ट में ना एक मास्टर की तरह ज्वाइन हो सकते हो ताकि तुम हमारे स्टूडेंट को सिखा सको। लेकिन जेनरन ना से हाँ करता ही नहीं। उसने मना कर दिया था कि नहीं, मुझे कल्टीवेशन नहीं सीखनी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। इसलिए उदास होकर मास्टर लू जो होता है वो दोबारा से चला जाता है और उसने ठान लिया था कि अब वो जेनरन को दोबारा कभी मनाने नहीं आएगा। जेनरन का मन किया तो वो खुद आ जाएगा सेक्ट में ताकि वो वहाँ के स्टूडेंट को सिखा सके, और नहीं मन किया तो कितना भी मैं मना लूं लेकिन ये मानने वालों में से नहीं है। देखते ही देखते 1 साल गुजर चुके थे और आज यहाँ पर टेस्ट होने वाला होता है शेनलाओ का, क्योंकि उसने अपना एंट्री लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था तो उसका यहाँ पर टेस्ट होगा, और अगर वो टेस्ट को पूरा करता है तो वो इस सेट का एक इनर डिसाइपल बन जाएगा। उसी टेस्ट को देखने के लिए सारे के सारे सेट के डिसाइपल आए हुए थे। शेनलाओ थोड़ा सा घबराया हुआ था कि वो यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा कर पाएगा भी या फिर नहीं कर पाएगा। इस टेस्ट को देखने के लिए सेट का लीडर भी आया हुआ था जो शेनलाओ को एक कमरे के अंदर लेकर आता है जहाँ पर एक डिवाइन स्वॉर्ड रखी हुई थी। जो भी इस टेस्ट को पूरा करना चाहता है उसे वहां पर जाना है और डिवाइन स्वॉर्ड को अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए अवेकन करने की कोशिश करना है। जो जितनी ज्यादा देर तक के यहाँ पर उस डिवाइन स्वॉर्ड को अवेकन करके रखा रहेगा वो डिवाइन स्वॉर्ड खुद यहाँ पर बता देगी कि उसने यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा किया है या फिर नहीं किया है। शेनलाओ वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपना शर्ट नीचे करता है और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के बाद डिवाइन स्वॉर्ड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो यहाँ पर इस टेस्ट को क्लियर कर सके। शेनलाओ ने जैसे ही डिवाइन स्वॉर्ड को हाथ लगाया था, डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि डिवाइन स्वॉर्ड ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। शेनलाओ खुद ये देखकर घबरा जाता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। पूरा कमरा वहाँ का एकदम ज्यादा हिल चुका था और इतनी ज्यादा पावर को देखकर वहाँ पर सेक्ट का लीडर ये बता देता है शेनलाओ को कि तुम यहाँ पर इस टेस्ट को क्लियर कर चुके हो, आज से तुम इस सेक्ट के एक इनर डिसाइपल हो। जो सुनकर शेनलाओ के सारे दोस्त एकदम ज्यादा खुश हो चुके
चुके थे वो उसे हवा में उछालना शुरू कर देते हैं कि वाह शनलाओ, तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने यहाँ का टेस्ट पूरा किया है, तुमने इस सेट का नाम रोशन किया जैसा कि हमें उम्मीद थी तुमसे। और अब इनर डिसाइपल शनलाओ यहाँ का बन चुका है, तो वो अब अपने घर पे भी नहीं जा सकता, उसे एनी टाइम सेक्ट में ही रहना होगा। इस वजह से ज़ेनरेन जो होता है वो शनलाओ से कहता है, शनलाओ देखो, अब मुझे नहीं लगता कि हम आगे दोबारा मिल पाएंगे, हो सकता है कि हमें यहाँ से अलग ही जाना पड़ जाए, तो आगे का सफर तुम्हारा बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा हो सकता है, कभी पीछे मुड़कर मत देखना और हमने जो भी टाइम एक साथ बिताया है ना उन्हें भूल जाओ, तुम्हें नई तरह से शुरुआत करनी है। जो सुनकर शनलाओ वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, वो रोते हुए वहाँ से भाग जाता है कि नहीं मास्टर ज़ेनरेन, आप अच्छे नहीं हो, आपने कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, लेकिन आप तो मुझे यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो, आपने ये अच्छा नहीं किया। ऐसे ही अकेले रहते रहते ज़ेनरेन ने वहाँ पर करीब 1 साल और गुजार दिए थे। वो पूरा 1 साल वहाँ पर अकेला घर में बैठा हुआ था, अकेले रहते रहते वो पूरी तरह से बोर हो चुका था। इसलिए ज़ेनरेन डिसाइड करता है कि ठीक है, मैं भी यहाँ पर से जा रहा हूँ किंशन सेक्ट के अंदर और कल्टीवेशन सीखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अकेले रहते रहते तो मेरा दिमाग गर्म हो चुका है। वहाँ पर मुझे शनलाओ मिलेगा तो उसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि उसके बगैर तो बिल्कुल ही यहाँ पर मुझे अकेलापन महसूस होने लग गया। इसके बाद वो दोबारा से सेक्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से सेक्ट के अंदर वापस से एग्जाम का तैयारी शुरू कर दी जाती है। सारे डिसाइपल वहाँ पर आ चुके थे, सभी लोग कह रहे होते कि आज यहाँ पर कौन टेस्ट देने के लिए आ रहा है। हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी वापस से कोई टेस्ट देने के लिए आएगा, कौन यहाँ पर अपने अर्ली स्टेज को क्लियर करते हुए इनर डिसाइपल बनने वाला है, तभी तो यहाँ पर इनर डिसाइपल का टेस्ट हो रहा है। सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर शनलाओ के बाद तो मिस्टर जूही एक ऐसा बंदा था जो उसके जितना टैलेंटेड हो सकता है कि वो भी आज यहाँ पर इनर डिसाइपल बनने वाला होगा, तो उसके टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन जैसे ही वहाँ पर मिस्टर जू आता है, सभी लोग कहते हैं कि अरे मिस्टर जू तो यहाँ पर है, तो फिर ऐसा कौन सा बंदा आ गया यहाँ पर जो यहाँ पर टेस्ट देना चाहता है। तब वहाँ पर ज़ेनरेन आता है, उसे देखकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि क्या ज़ेनरेन यहाँ पर आया अपना टेस्ट देने के लिए, ये तो पिछला पूरा 1 साल घर में बैठा हुआ था, तो घर में बैठे बैठे इसने अपने अर्ली लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया क्या, जो यहाँ पर सीधा का सीधा इनर डिसाइपल बनने का टेस्ट देने के लिए आया हुआ है। ज़ेनरेन वहाँ पर किसी की भी बातों पे ध्यान नहीं देता और सीधा का सीधा कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे भी डिवाइन स्वॉर्ड को छूना होगा और वो यहाँ पर टेस्ट को पास कर लेता है, तो वो भी इस सेट का एक इनर डिसाइपल बन जाएगा। मिस्टर जू तो एकदम बौखला चुका था कि ये ऐसा कैसे हो गया, ये ज़ेनरेन इतना बड़ा यूजलेस बंदा था ना, तो वो यहाँ पर अपना अर्ली स्टेज घर में बैठे बैठे कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है, ये सेट वाले पागल हो गए क्या जो इस जैसे लूजर बंदे को सीधा टेस्ट के लिए भेज दिए। लेकिन यूशन कहती है, देखो यहाँ पर ना तुम्हारी जलन साफ साफ दिख रही है, तुम ज़ेनरेन से जलते हो तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैं तो जब पहली बार ज़ेनरेन को देखी थी तभी मैं समझ चुकी थी कि वो कोई मामूली बंदा नहीं है। अभी देखो वो कैसा भौकाल मचाता है यहाँ पर, तुम देखना उसकी पावर, और इस वजह से तुम और ज्यादा बस जलते रहना, तुम्हारी जिंदगी में जलन के अलावा कुछ और रखा ही नहीं है। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर डिवाइन स्वॉर्ड के अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकलता है कि वहाँ पर एक भूकंप आ चुका था, क्योंकि ज़ेनरेन के डिवाइन स्वॉर्ड के ऊपर हाथ लगाने से ही डिवाइन स्वॉर्ड ही पगला चुकी थी, वो उसकी पावर को ही हैंडल नहीं कर पाई थी। तभी वहाँ पर एक भूकंप आ चुका था, जिसके बाद ज़ेनरेन बड़ी आसानी के साथ कमरे के बाहर निकल कर आ जाता है। उसे देखकर तो सारे लोगों का मुंह खुला का खुला रह चुका था कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसने तो डिवाइन स्वॉर्ड को हाथ लगाते साथ ही यहाँ पर भूकंप ले आया, कहीं डिवाइन स्वॉर्ड तो सही सलामत है ना, कि वो भी तो नहीं टूट गई। सारे लोग समझ चुके थे कि नहीं, ये ज़ेनरेन कोई मामूली बंदा नहीं, ये बहुत पावरफुल कल्टीवेटर है। इसलिए वो सभी उसके सामने झुककर उसे कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं कि सीनियर ज़ेनरेन, आपको कांग्रेचुलेशन जो आपने यहाँ पर इस टेस्ट को क्लियर कर लिया। सबसे ज्यादा खुश तो वहाँ पर यूनशन ही होती, क्योंकि वो ज़ेनरेन को पसंद करने लग गई थी। वहीं कमरे के अंदर किंशन सेक्ट का जो लीडर होता है वो एकदम पगला चुका था, क्योंकि करीब आधा घंटा हो चुका था ज़ेनरेन को यहाँ से गए, लेकिन अभी तक कि वो डिवाइन स्वॉर्ड कंट्रोल में नहीं आई थी। ज़ेनरेन के छूते साथ ही डिवाइन स्वॉर्ड का कंट्रोल बिगड़ चुका था। किंशन सेक्ट का लीडर समझ जाता है कि नहीं, ये ज़ेनरेन कोई मामूली बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है। इतने सालों से मैं सेट के अंदर मौजूद हूँ, आज तक कि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि डिवाइन स्वॉर्ड अपना बैलेंस खो दे, लेकिन ज़ेनरेन के छूने के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है कि डिवाइन स्वॉर्ड ही अपना बैलेंस खो चुकी है। वो लीडर एकदम ज्यादा हैरान रह चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।